बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। आज जुमे की नमाज थी और उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसकी तरफ से आह्वान किया गया था कि आज पूरे देश में शाहीन बाग बना देंगे, पूरे देश में आग लगा देंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। अब अगर सब कुछ पीसफुल होता तो समझ में आता कि संविधान में अधिकार भी है भाई पीसफुल प्रोटेस्ट करने का, लेकिन जब वो पीसफुल प्रोटेस्ट पुलिस की गाड़ियों में आग लगाने पर उतारू हो जाता है, जब काली पट्टी बांध करके मस्जिदों को इबादत गाह की जगह बगावत गाह बना दिया जाता है, तब सवाल खड़े होते हैं कि इसके पीछे आखिर मंशा क्या है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कई लोगों को अब जुमे की नमाज से डर सा लगने लगा है कि आखिर ये हो क्या रहा है देश में। कानून बन चुका है, कानून का पालन करना है, लेकिन उसके बावजूद अचानक से ये सब हो जाता है। और आज भी वही हुआ। पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पर देश भर में वक्फ के खिलाफ नारे लगे और सिर्फ वक्फ के खिलाफ नहीं बल्कि फिलिस्तीन के बारे में भी बोला गया, हम फिलिस्तीन के साथ हैं। कुछ लोगों ने यह भी कह दिया हम देश के संविधान को नहीं मानेंगे। अब ये कैसी आग है, आज जरा इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको जरा चेन्नई लिए चलते हैं गृह मंत्री अमित शाह के इस कार्यक्रम में। तो गृह मंत्री अमित शाह का ये तमिलनाडु का दौरा जो कि काफ़ी अहम है, और उस दौरे के बाद प्रेस वार्ता अमित शाह कर रहे थे जिसमें उन्होंने तमिलनाडु में ये भी बताया कि एआईएडीएमके के साथ जो कि एक अटकलों का बाजार गर्म था कि क्या भविष्य में बीजेपी जाएगी या नहीं जाएगी, तो ये भी कहा गया कि आगे भी भविष्य में एआईएडीएमके के साथ बीजेपी के संबंध रहेंगे और भी जो पूरी प्लानिंग है उसके बारे में अमित शाह ने बताया। चलिए लौट कर आते हैं ज़रा वक्फ को लेकर के भी, जिस तरह से देश भर में आज AIMPLB उनकी तरफ से पूरे देश में जो हाहाकार मचाया गया उसकी कुछ तस्वीरें देखते हैं और ज़रा बयान सुनते हैं, उसके बाद जल्दी से अपने मेहमानों का रुख करेंगे। ये जो वक्फ एक्ट बना इसका हमने पहले भी विरोध करा जब बिल आया, और आज हम इस बिल को रिजेक्ट कर रहे हैं। इस कानून को हम मानने को तैयार नहीं है। तो वक्फ का काला कानून मोदी सरकार लाई है, उसके खिलाफ आज हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है और हमारा ये पीसफुल प्रोटेस्ट जारी रहेगा देश भर में। सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि जो सेकुलर है, क्योंकि इसमें सेकुलर ढांचे को खतरा है। पूरे हिंदुस्तान के सेकुलर जो ढांचा उसको खतरा है। जो सेकुलर कुव्वतें हैं उनको इनके खिलाफ उठना पड़ेगा, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं और गैर मुसलमान, खासतौर दलित हमारे। लेकिन अभी मुसलमान टारगेट हैं, दूसरा टारगेट दलित है। सुन दलित। अमित शाह जी ने गृहमंत्री ने साफ कर दिया कि हमें वक्त या हमारे वाकिफ मुसलमान होगा, मुतवल्ली मुसलमान होगा। हमारी चिंता केवल है कि उस वक्त की प्रॉपर्टी को ठीक से रख रखाव हो, उसकी आमदनी उसको ऑडिट हो और उस आमदनी का फायदा गरीब मुसलमान को। जिस तरीके से वो बिल आया है उस बिल को हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। जिस तरह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर मुसलमानों को कुछ लोग भड़का रहे थे, उसी तरह इस बिल पर सिर्फ भड़का रहे हैं। वक्फ को लेके जो असीमित अधिकार अभी भी दिए हुए हैं और जो कुछ प्रोविजंस बचे हैं जो असंवैधानिक हैं, उसको लेके हम लोग भी वक्फ बोर्ड वक्फ एक्ट 1995 को चुनौती देने वाले हैं। इतराज इसलिए ना कि सबको सत्ता चाहिए, सबको सत्ता चाहिए हैं। अब तक कहाँ सोए थे, कांग्रेस इतने सालों से थी, तो क्या कितना भला क्या एक भी अगर हम बता सके कि वक्फ की ज़मीनों पे हमारे जो कांग्रेस के मुस्लिम समाजी और सियासी रहनुमा है, मजहबी रहनुमा है, उन्हीं ने कितने कांग्रेस के टाइम में राज्यसभा में पहुंचे थे और कितने लोगों ने उस वक्फ की ज़मीनों पे काम किया। वक्फ की ज़मीनों पे कॉलेजेस खोले हैं, यूनिवर्सिटी खोले हैं या हॉस्पिटल खोले हैं। चलिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय करा देते हैं। शिवम त्यागी हमारे साथ मौजूद है जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ सैयद जवाद स्टूडियो में मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस पार्टी के समर्थक। साथ ही हमारे साथ धर्मेंद्र कुमार सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। सैयद जवाद, शुरुआत आप ही से करूंगी। AIM ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उनकी राजनीति समझ आती है, ये तमाम चीज़ें नमाज
जुम्मे की नमाज से डर लगने लगा है लोगों को, अब क्यों लग रहा है? जी रीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद जय संविधान। देखिए क्या है, यही भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो यही है। खास तौर पे टारगेट करो, अक़लियत को टारगेट करो, देश के दलितों को टारगेट करो, देश के ओबीसीज को टारगेट करो, बदनाम करो। और ये अब नया एक प्रोपेगेंडा ईजाद किया है कि लोगों को नमाज से डर लगने लगा। अरे लोग, सरकार जो डर रही है वो इस चीज़ से डरती है कि देश के अंदर जो महंगाई, बेरोज़गारी की सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, कहीं लोग खड़े ना हो जाएं, साथ में साथ जो है वो अक़लियतों के साथ में एक मुद्दा और ना जोड़ दें। तो भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को लेकर के खड़ी हुई। देश के नौजवान जो हैं वो अक़लियतों के साथ ना खड़े हो जाएं अपने दूसरे मुद्दों को लेकर के, इसलिए भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। तो धर्म का कार्ड वो पुराना खेलते चले हैं, इसमें कोई दूर से इसलिए डर नहीं लगता कि बीजेपी क्या कर रही है। जुमे की नमाज से इसलिए डर लगता है कि जो खुतबा जिसके बारे में पूरा बताया गया है जी कि उसका मतलब क्या होता है, कि जब भी कभी नमाज पढ़ी जाए जुमे की तो उससे पहले सबको धार्मिक रूप से संजोने की बात की जाए, बुनने की बात की जाए, ना कि बगावत करने की बात की जाए, अदावत करने की बात की जाए, ना कि राजनीतिक मंच बनाया जाए जुमे की नमाज को। नहीं तो अपने ही रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं और सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, सरकार पे तो सवाल बिल्कुल खड़े होंगे कि जिस तरीके से सरकार गैर संवैधानिक फैसलों पे फैसले लेते चली जा रही। और ये पहला मामला नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा हो और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये असंवैधानिक तरीका था। आपको याद होगा इसी सदन के अंदर से जो इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो है एक वो लेकर के पास करा था, फिर उसके बाद जो इसके बाद चला खत्म हो चुका है, इसलिए मैं वक्फ का विरोध होगा, सवाल पूछूंगी उसी का जवाब बनेगा। वक्फ का विरोध होगा, बिल्कुल होगा, संवैधानिक तरीके से होगा। एक जवाब दीजिए, फिर शिवम त्यागी का रुख करूंगी कि नमाज अदा करने को, नमाज अता करने को और मस्जिदों को राजनीति का अड्डा, साजिश का अड्डा क्यों बनाया जाता है? नहीं, कोई नहीं जो है अड्डा बना रहा है। और इससे पहले भी हमने तमाम नज़ीरें देखी हुई हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी बहुत सी जगह जाते थे। अभी आप देखेंगे, आप जो हमारे रक्षा मंत्री हैं वो भी बहुत सी जगह पे जाते थे, बहुत सी मज़ारों पर भी गए। कहाँ ऐसी राजनीति हुई? जब आप जाएंगे तो वो राजनीति नहीं होगी, आप जो करेंगे वो राजनीति का हिस्सा नहीं होगा। तो फिर क्या कहूंगा मैं? या तो आप ना समझ हैं या फिर आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। सैयद जवाद की मेरा पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट यह है कि मौलाना क्यों मस्जिदों में बैठ करके जो मासूम लोग वहां पर धार्मिक आस्था के तहत आते हैं उनको भड़काने का काम करते हैं, उसके बाद एजेंडा चलाने का काम करते हैं, उसके बाद उनके हाथों में पत्थर दिए जाते हैं और कहा जाता है नमाज खत्म होते ही निकल जाओ सड़कों पर और ईंट से ईंट बजा। तो मणिपुर में किसने भड़का दिया था? मणिपुर जो जल रहा है वहाँ ईंट पत्थर लेकर के, वहाँ जो गोलियां बंदूकें चलने, लोगों की जान गई, वहाँ पे कौन से मौलाना ने आकर के भड़का दिया? नहीं, कौन से मौलाना ने भड़का दिया, यही सब पूछ रहे हैं। अच्छा, अग्निवीर को लेकर के किन लोगों ने भड़का दिया था? फिर उसके बाद किसी कानून बिल आए थे, किसने भड़का दिया था? मतलब जुमे की नमाज पढ़ो, देश के मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है। देश के मुसलमानों को क्यों टारगेट करा जा रहा है? क्यों टारगेट कर रहे हैं आप? अगर संवैधानिक तौर पर विरोध करा जा रहा है तो आप उनको टारगेट कर लेंगे, यही मैं सवाल कर रहा हूं। इससे पहले आस्था के तहत मस्जिद में आएंगे उनके हाथ में पत्थर दिए जाएंगे इसी तरह। कौन मस्जिदों में पत्थर दे रहा है? गलत आरोप है। आप लोग गलत आरोप है। कहां मस्जिद के एक वीडियो दिखाइए, चलिए जाकर के देखिए। मैं दूरदर्शन को और तमाम मीडिया को कह रहा हूं कि मस्जिद के अंदर और मस्जिद के बाहर जाकर देखें, वहां पर मुल्क की खैर और सलामती के लिए दुआएं करी जाती हैं, भाईचारे के लिए दुआएं करी जा रही हैं। ये फिर जो है बदनाम करने लगे। और सरकार का विरोध करना, सरकार का विरोध करना, देश का विरोध करना नहीं होता है। और कह रहे थे कि आखिर वक्फ का कैसे विरोध करना है, कैसे बाहर निकलना है, कैसे पत्थर हाथ में लेने, क्या क्या करना है। ये तमाम जो लोग आ रहे हैं ना सड़कों पर, ये मस्जिद के बाद ही, जुमे की नमाज के बाद ही आ रहे हैं। जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। ये राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था। साज को आज ही क्या? नहीं, अरे बहुत अच्छी बात है, ये लोकतंत्र को मजबूत करने वाली चीज है। क्या सैयद जवाद जितना झुटलाएंगे उतनी सच्चाई निकल कर सामने आएगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सड़कों पे आंदोलन नहीं कर रही है। आप बता दीजिए, अगर पश्चिम बंगाल के अंदर सड़कों पे बीजेपी आंदोलन नहीं कर रही है तो मैं अपनी बात वापस ले लेता हूं। बहुत सी जगह में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, वहां पे सड़कों पे आंदोलन कर रही है। अभी एआईडीएमके के साथ फिर से गठबंधन कर लिया, देख लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी उनके साथ मिलकर के जो है फिर सड़कों पे आंदोलन करेगी, चक्का जाम भी करेगी, विरोध की नीतियों भी अपनाएगी। ये कौन सी बड़ी बात हो गई? महाराष्ट्र के चुनाव में भी देखा गया कि मस्जिदों से वोट जिहाद की अपील की जा रही थी। कहीं पर भी नहीं लिखा है कुरान में कि मस्जिदों को इस तरह से राजनीति का अड्डा बनाया जाए, लेकिन बनाया जा रहा है। और चिंता तब होती है जब मौलानाओं के साथ साथ एआईडीएमके,
जिनका नाम ये ले रहे हैं, मतलब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मैं माफ कीजिएगा बात कर रही थी, कांग्रेस पार्टी साथ में जुट जाती है, ओवैसी जुट जाते हैं और उसके बाद उन सबको हवा देते हैं। लेकिन सवाल आप पर खड़े होते हैं कि आप आखिर क्या कर रहे हैं, प्रशासन तो साथ में है ना। प्रीमा जी देखिए, एक चीज जो कही यहाँ पर जवाब ने कि मस्जिदों में कहाँ ऐसा हो रहा है, मैं मानता हूं कि 1990 का दशक ये हिंदुस्तान भूला नहीं है, जहां पर मस्जिदों से किस तरीके से चीजें की जाती थी और क्या स्थितियां बनी और कश्मीर में क्या हाल होते थे। नमाज के बाद आमतौर पर किस तरीके से लोग इकट्ठा होते थे और किस तरीके से फिर वहां पर नारेबाजी से लेकर और क्या हद कश्मीर में हो गई थी, ये देश ने देखा है। उसी मॉडल को रेप्लिकेट करने की कोशिश की जा रही है। खासतौर पर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ बंगाल का, चाहे वो मालदा हो, चाहे इसके अलावा मुर्शिदाबाद हो, चाहे वो इसके बाद नादिया हो, चाहे वो कैलकाटा हो, खासतौर पर अलग अलग जगह अलग अलग तरह की तस्वीरें हैं। जैसे एक तस्वीर में क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति जो है अपने वाहन पर एक भगवा झंडा लगाकर जा रहा है, उसको करीब नमाज पढ़कर आने वाले 1000 लोगों की भीड़ ने रोका, उसके चारों तरफ वहां नारे लगाने लगे, उस झंडे को उतारा और लगातार स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि अगर थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर होता तो रिएक्शन होगा। ऐसे कम से कम पश्चिम बंगाल में 10 से ज्यादा शहर हैं जहां पर इस तरह की चीजों को प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मैं मानता हूं, जाहिर है, ठीक बात है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि आपका प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन प्रोटेस्ट किस चीज के लिए? कानून बन चुका है, विषय सुप्रीम कोर्ट में है, लोग विषय सुप्रीम कोर्ट में लेकर जा भी चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट उसकी लीगैलिटी चेक करेगा, लेकिन आप खड़े होकर आम तौर पर बिल्कुल सीधा कहते हैं कि हम इस कानून को नहीं मानते। कल हिंदुस्तान की संसद, सरकार कोई भी हो, मतलब कोई भी कानून बनाएगी, कोई भी आकर जो है ये खड़ा होगा और कहेगा कि नहीं हम इस कानून को नहीं मानते, मतलब ये फ्रिंज एलिमेंट की तरह कैसे हो सकता है कोई भी विषय? कानूनों के विरोध नहीं कर रहे। नहीं, मैं मानता हूं कि विरोध के तो मैं मना कर ही रहा हूं। मैं प्लीज आप बीच में मत बोलिए ना, मैं आपके बोला आप लोग विरोध नहीं करते। मैं तो अभी भी कह रहा हूं, पश्चिम बंगाल में आप लोग विरोध नहीं कर रहे। मैंने आपके स्टेटमेंट के बीच आप लोग विरोध करते हैं नहीं करते हैं? जब आप विपक्ष में हैं करते हैं बीच में नहीं बोलेंगे ना, बीच में नहीं बोलेंगे, अरे सवाल बीच में नहीं बोलेंगे, पहले उनको कंप्लीट करने दीजिए। हाँ बताइए मुझे। मुझे लगता है कि बोलने के साथ साथ सुनना भी जरूरी है। मैंने पहले ही शुरुआत में कहा कि बिल्कुल जरूरी है, आप विरोध कर सकते हैं, आपको विरोध करने का पूरा अधिकार है, लेकिन जब आप कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करते हैं, जब आप इस तरीके से वाहनों को रोककर उनके झंडे उतारते हैं, जब आप इस तरीके का पूरे राज्य को रैंसम की स्थिति में पहुंचा देते हैं, परेशानी वहां पर है, उसकी दिक्कत है। अगर वो ठीक हो जाए, मैं मानता हूं कि ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी प्रोटेस्ट करना चाहता है करिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की कानून बीच में नहीं बोलना है। सैयद जवाद, बीच में नहीं बोलना होता है। अभी 2 और मेहमान मेरे वेट कर रहे हैं, 1 मिनट, बीच में नहीं बोलेंगे आप, बीच में नहीं बोलेंगे सैयद जवाद, बीच में नहीं बोलेंगे भाई, बीच में नहीं बोलेंगे। सवाल आपसे कोई भी पूछ सकता है 5 मिनट बीच में, लेकिन 5 मिनट लगातार आप बोल रहे थे तो कोई नहीं बोला। और बाकी की बात, अब जहां तक बात आपको कानून पर, आप उस कानून को नहीं मानते, उसको लेकर लीगैलिटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए आप। मुझे नहीं लगता उसमें कोई इफ एंड बट वाली स्थिति है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कानून, अरे नहीं 10 सेकंड नहीं, 1 मिनट, मेरे 2 मेहमान अभी वेट कर रहे हैं, मुझे उनके पास जाना है। सैयद जवाद, आप स्टूडियो में, इसका मतलब ये नहीं आप सबको डिस्टर्ब करेंगे, आप बीच में नहीं बोलेंगे। अब 1 मिनट रुकिए। धर्मेंद्र जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। कोई मजबूरी है क्या अखिलेश यादव की और आपके संबल के एमपी की या तमाम जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कोई मजबूरी है कि सीधे सीधे भड़काना है, उकसाना है? देखिए रीमा जी, अपनी बात शुरू करें उसके पहले महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती पर आप सभी को, हमारे दर्शकों को ढेर सारी बधाई। देखिए, बात नीति और नियत की होती है। आप कानून लेकर के आए, आपकी नियत, न तो नीति दुरुस्त है न नियत दुरुस्त है। सच तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी का ये नई प्रकार की सांप्रदायिक राजनीति का एक ये नया संस्करण है जो वक्फ के माध्यम से इंप्लीमेंट करना चाहती है। देखिए, लोकतंत्र में असहमति की एक ताकत होती है। सुन लीजिए, लोक सहमति की अपनी ताकत होती है। 25 करोड़ लोगों की चिंताओं को अगर आप समावेश नहीं करेंगे, तो चाहे राजनीतिक दल के नाते हो, चाहे आम जनता के नाते हो, चाहे किसी संगठन के नाते हो, उनकी चिंताओं की चिंता करना हर राजनीतिक दल का कर्तव्य है और एक सामाजिक आदमी का कर्तव्य है। और उनकी चिंताएं क्या है, वो लगातार आ रही है। आज तो आप असंवैधानिक कानून लेकर के चले आए, संशोधन होता है, उस कानून को मजबूती देने के लिए, सरल बनाने के लिए, जनता की रीच अधिक हो जाए और के सुविधा को बढ़ाने के लिए। इसलिए नहीं होता कि एक संवैधानिक संस्था को आप कब्जा कर ले, आपके नेता उसको वक्त जो संवैधानिक संरक्षण प्राप्त संस्था को माफिया बोल देते हैं संविधान की शपथ लिए हुए। तो आप लोग तो कंफ्यूज लोग हैं। मुझे लगता है शिवम त्यागी कंफ्यूज नहीं है, धर्मेंद्र जी कंफ्यूज आप हो रहे हो।
आपको यही नहीं पता कि उसमें बीजेपी का कोई नुमाइंदा नहीं है सर? रुकिए, वक्फ में बीजेपी का कोई नुमाइंदा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, गरीब महिला, मुस्लिम महिला, उनके खिलाफ आप क्यों हैं? गरीब मुस्लिम विधवा महिलाएं, बच्चियों की तालीम, उनको आगे जाकर के कभी अगर कोई जरूरत पड़ती है तो उस पैसे का इस्तेमाल हो, इसके खिलाफ आप क्यों हैं? रीमा जी, विमर्श किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? अरे मुस्लिम के गरीब हो, हिंदू में गरीब हो, दलित हो, पिछड़े हो, अल्पसंख्यक हो, आदिवासी हो, सबकी चिंता करना सरकार का काम है। तो वही तो चिंता कर रही है, और क्या कर रही है? वक्त की चिंता करेगा सरकार ने चिंता की, तभी तो हुआ ना ये। दूसरे नहीं, वक्त में अब तक कौन चेयरमैन बनाता था, सेक्रेटरी कौन बनाता था? अगर वक्त में ये चीजें नहीं हो तो उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की सरकार और तमाम एनडीए सरकारें और भाजपा सरकारें राज्यों में अब तक 103 का 93 का प्रयोग कब किया? धर्मेंद्र जी, दिक्कत यह है कि आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हो कि ऑपोजिशन रखना क्या है, हमें किस चीज का विरोध करना है। आप यही नहीं समझ पा रहे हो, आप बता ही नहीं पा रहे हो विरोध किस चीज का है। में जो असंवैधानिक बातें हैं उसका विरोध करना है। विरोध साफ करूंगी, लेकिन शिवम त्यागी क्विक रिएक्शन। पार्टी जमीनें अपने मित्रों को देना चाहती, जमीनों को कब्जा करना चाहती, उसका विरोध है। बिल का कानून का कोई विरोध नहीं करता। जब असंवैधानिक काम होगा, हम लोग पहले जवाब सुनिए। कानून में अब मेरा एक सीधा सवाल है, ज्यादा घूमना नहीं है। धर्मेंद्र जी, वक्फ कानून अगर इतना खराब है तो कोई ऐसी 5 चीजें बता दीजिए जो मुसलमानों के खिलाफ है, गलत है, गैर संवैधानिक है। इतने बड़े बड़े शब्द आपने बोल दिए, सवाल आपसे सीधा, कोई 5 चीजें बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा। कोई 5 चीजें नोट करिए, 5 में बता रहा हूं। इसमें क्या 35 से अधिक संशोधन लिए और आपको विपक्ष के इतने सांसदों के संशोधन आए थे, एक भी ठीक नहीं लगा। अरे सर 5 करके बताइए ना, 1 2 3 4 5 ऐसे बोलिए। क्या है बताइए। देखिए, नंबर 1 प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। कौन डिसाइड करेगा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कौन है? आप किसी का वक्फ रोक देंगे, उसके अधिकारों के, समानता के अधिकार को उल्लंघन करेंगे। हिंदू भी वक्फ करता था, क्यों रोक है? हिंदू वक्फ क्यों? अगर जो लोग हिंदू वक्फ किए हैं अपनी जमीनें, मैं उदाहरण से दे रहा हूं, नोट करिए। हमारे यहाँ अमेठी जनपद में राजा जामो की ने अपनी जमीन मंदिर को वक्फ की थी, वहां पर जामो के अंदर। उसका फ्यूचर क्या होगा? आपने वक्फ पे रोक लगा दिया। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम की नियुक्ति किस आधार कर रहे हैं? एक तरफ आप कहते हैं गैर मुस्लिम वक्फ नहीं कर सकता, वक्फ बोर्ड में नहीं, और उसके बाद वक्फ नहीं कर सकता तो आप उसमें कैसे गैर मुस्लिम की नियुक्ति कर रहे हैं? दूसरी बात, वक्फ बाय यूजर क्या है? वक्फ बाय यूजर जो तमाम अपने फोर फादर के जमाने से संपत्तियों का प्रयोग करते आ रहे हैं, एंजॉय करते आ रहे हैं, उनके फोर फादर, चाहे मुगल के पहले हो, चाहे ब्रिटिश पीरियड पहले हो, चाहे भारत सरकार आ गई, और आपने वक्फ बाय यूजर को हटा दिया। अगर उन्होंने वक्फ किया या करना चाहते हैं, पॉइंट्स में बताइए प्लीज, जल्दी से पॉइंट्स में बताइए, 5 पॉइंट्स। अभी आप दूसरे पर पहुंचे हो। नहीं, मैंने बताया तो, चाहे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम की नियुक्ति हो, वक्फ बाय यूजर हटाना हो, और किसी भी अन्य धर्म को समानता का अधिकार संविधान देता है। किसी को आप अगर रोक रहे हैं कि आप वक्फ नहीं कर सकते हैं, तो ये भी आप जो है असंवैधानिक काम कर रहे हैं। और धार्मिक संस्थाओं को अपना प्रबंधन, अपना रख रखाव, उनका प्रशासन करने का सारी बातें जितनी आपने 5 पॉइंट्स बनाया वो एक ही पॉइंट है सर। मुझे क्लैरिटी, एक ही में आप 5 अलग अलग लेकर आए हो। नहीं, एक ही पॉइंट है जिसको आपने 5 बताया। देखिए, पहला धर्मेंद्र जी एक काम करते हैं, आपने बता तो दिया कोशिश करके, जो कि सारा गलत था, वाकई एक पॉइंट था, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। सैयद जवाद के पास 7 पॉइंट्स है, 1 मिनट उनका, 1 मिनट शिवम त्यागी। सैयद जवाद 7 पॉइंट्स बता रहे हैं। अच्छा, 7 बता। नंबर 1 पॉइंट, पहले अगर वक्फ बोर्ड की कोई जमीनें कब्जा कर लेता था तो उसको नॉन बेलेबल वारंट इशू होता था। आपने क्या करा कि अगर वक्फ बोर्ड की जमीनें कोई कब्जा कर लेगा, उसको जो है इजीली बेल मिल जाएगी। ये आप वक्फ बोर्ड की संरक्षा कर रहे थे या वक्फ बोर्ड को बेचने का काम कर रहे हैं? नंबर 2, अभी बात करी वक्फ बाय यूजर, आपने खत्म कर दिया। नंबर 3, आप गैर मुस्लिमों को एंट्री क्यों दे रहे हैं? नंबर 4, अब 5, अब मैं तो नहीं, लेकिन मैं 1 मिनट, मुझे कुछ बोलना है इसमें। अच्छा, सैयद जवाद जी, संसद के दोनों सदनों में जब बिल पारित हुआ ना, तो आधी रात तक डिबेट हुई। 7 पॉइंट नहीं, बहुत सारे पॉइंट्स पर बात हुई। गृह मंत्री ने जवाब दिया, सबको समझ आ गया। अरे गृह मंत्री अलग बात कह रहे थे और किरण रिजिजू अलग बात कर रहे थे। डिबेट खत्म, कानून बन गया, कानून लागू हो गया। अब आगे की बात करते हैं। ये तो बता दे, अब जो दलील आपकी है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। अब यहाँ क्यों दलील दे रहे हो आप? अरे सदन इनका है तो सड़क हमारी है। अरे सर, सदन हो चुका। मेरा पॉइंट आज का ये, मेरा तो आज का ये पॉइंट ही नहीं था, मेरा तो आज का पॉइंट था। आप सदन से हो गया तो मेरा आज का पॉइंट ये था ही नहीं सैयद जवाद। मेरा आज का पॉइंट था कि नमाज स्थल को
साजिश का अड्डा क्यों बनाया जा रहा है? मेरा तो आज का शो इस नहीं पर है। बनाया जा रहा है, ये मैं आरोप आपके नकारता हूं। फिरोज अहमद बख्श साहब को लीजिए जरा। आरोपों ओके, फ्रेम में। फिरोज साहब, बहुत देर से आपके पास आई, लेकिन ये जो मैंने खुतबा की बात कही थी, मैंने जो खुतबा की बात कही थी उसमें साफ लिखा है कि कहीं पर भी नमाज से पहले कोई भी मौलाना हो वो वहां पर धार्मिक के अलावा कोई और बात नहीं करेंगे। लेकिन लगातार पूरी एक फहरिस्त है कि कब कब क्या क्या हुआ। ये फहरिस्त भी मैं इनको अभी पढ़कर सुना दूंगी। 2022 से लेकर कभी संभल में हिंसा होती है, कभी कोलकाता में, कभी कश्मीर के बारामूला में, और हर बार सिर्फ और सिर्फ जुमे की नमाज के बाद ही ये सब क्यों होता है? फिरोज साहब। हाँ, नहीं देखिए रीमा साहिबा, मुझे आपने काफी देर बाद वक्त दिया और देर आए दुरुस्त आए। बात आई थी मुस्लिम की। मैं एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ और लॉ अबाइडिंग इंडियन सिटीजन हूँ। नाउ हैविंग सेड दैट, अच्छा मस्जिद का जिक्र यहाँ आया। देखिए मस्जिद का मैं एक बात बता दूं, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, कुछ भी हो, चर्च हो, सिनेगॉग है, हर जगह ना खुदा की इबादत की जाती है और खुदा से ये दुआ की जाती है कि ऐ खुदा, कोई भी किसी को अपना खुदा मानता हो, मेरा मुल्क जो हिंदुस्तान है और पूरी दुनिया से अमन हो, सुकून हो, चैन हो। अच्छा, ये जो आपने जिक्र किया कि मस्जिद में जो है पत्थर वत्थर लेके जाते हैं, मैं नहीं समझता कि मस्जिद में कोई पत्थर लेके जाता है। लेकिन अगर क्राउड को भड़का दिया जाए, जैसे ओवैसी साहिबान जैसे लोग भड़का दें या कोई और खान साहब भड़का दें, उसका कोई कुछ नहीं कह सकता। कोई भी कहीं भी किसी को भी लटका झटका और भटका भड़का सकता है। दूसरी बात, लेट अस कम बैक टू द पॉइंट। मैं कई बातें सुन रहा था, इसकी एक मिनट मैं थोड़ा सा मुझे वक्त दे दें। ये मैं देखिए क्या है कि ये वक्फ बिल के अंदर चेंजेस होते रहे। 1864 से लेके 1954, 1955 और इसके अलावा 1995, 2013 तक ये सारे इसमें चेंजेस होते रहे। अभी जो चेंजेस हुए हैं इसमें थोड़ा सा मैं समझता हूं कि सरकार को ये चाहिए था, मुस्लिम जो कम्युनिटी है, जो 20-25 करोड़ मुसलमान है हिंदुस्तान के, जो भी फिगर है, थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। सरकार ने ये काम शुरू कर दिया है। अब बीजेपी ने एक मैंने खबर देखी कल आप ही के चैनल पे कि बीजेपी के कुछ नेता ये कर रहे हैं कि मुसलमानों को कुछ जो, एक मिनट जवाब साहब उंगली मत उठाइए, मुझे पूरा करने दीजिए, आप आराम से बोलिए कि मुसलमानों से ये समझाएंगे कि भाई वक्फ बोर्ड के जो चेंजेस हैं पॉजिटिव कैसे हैं। एक बात मैं इसमें कहना चाहूंगा, एक मिनट जवाब साहब थोड़ा सा सब्र तामुल से काम लें। देखिए ये जो चेंजेस हैं इन सब्र तामुल से काम लेना चाहिए और सरकार को ये भी करना चाहिए था कि जो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्दी से शिवम त्यागी और सैयद जवाद का रुख करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विक्रमोत्सव 2025 का सफल आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 12 से 14 अप्रैल 2025 तक दिल्ली के लाल किले पर माधव दास पार्क में शाम 6 बजे महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का भव्य मंचन किया जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री का ये ध्येय वाक्य हम सबके लिए पाथवे के रूप में काम कर रहा है, विरासत से विकास की ओर। इसलिए 12, 13, 14 अप्रैल को महानाट्य का मंचन किया जाएगा, हमारे अतीत के गौरवशाली नायकों को जनता के सामने लाने के लिए। इससे अच्छा कौन सा अवसर हो सकता है। आइए इन अद्भुत पलों के साक्षी बने। जब विश्व चाय की बात बोलती है तो आसाम की बात आती है और हम गौरव फील करते हैं। सच में लाजवाब हमारी चाय, आसाम की चाय। 200 glorious years of Assamti. The saga will continue for many more centuries to come. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। चलिए 10 सेकंड सैयद जवाद, उसके बाद शिवम त्यागी जवाब दें। गरीब मुसलमानों की, महिलाओं की मेरी बात तो पूरी हुई नहीं। सर आ रही हूं, रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए आप सदन के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। और माइनॉरिटीज की चिंता होने लगी, गरीब मुसलमानों की चिंता होने लगी। माइनॉरिटीज का बजट आप घटाते चले जा रहे हैं, जो मुसलमानों को मिलने वाली स्कॉलरशिप थी वो आप खत्म करते चले जा रहे हैं। मौलाना आजाद स्कॉलरशिप आपने खत्म कर दी और 2 स्कॉलरशिप थी वो भी खत्म कर दी। और जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज के अंदर जो गरीब मुस्लिम बच्चों को भटका रहे हो अब आप मुद्दे को, मुद्दा मत भटकाओ सैयद जवाद, मत भटकाओ मुद्दा, पॉइंट पर रहो आप। शिवम त्यागी।
देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि फिरोज बख्श साहब जो हैं पूर्व चांसलर रहे हैं, तो वो कह देते हैं कभी कि भाई उंगली मत उठाइए, ये मत उठाइए, होता है ना, वो अध्यापक वाली बात निकल कर आ जाती है। तो सैयद जवाद वैसे भी उम्र कम ही है, इतना नाराज क्यों हो रहा है? दूसरी एक और चीज है, जहां तक बात है खास तौर पर इस तरह की, ये कहा गया कि भाई आपने इतनी सारी चीजें की वक्फ को लेकर, मैं मानता हूं सारी चीजों को चैलेंज करके कोर्ट में पहुंचा दिया गया और उससे पहले संसद में उस तरह की बातें हो चुकी है ना। तो जाहिर है उस पर कोई बहस करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं ये हमने नहीं किया भाई। माइनॉरिटीज के भले की जो बात कर रहे हैं, ये हम सिर्फ अकेले नहीं कर रही है, सरकार तो सिर्फ अप्लाई कर रही है। जो सच्चर साहब ने कहा था, उन्होंने कहा था कि भाई गैर मुस्लिम होने चाहिए, वो गैर मुस्लिम है। जवाद, आपकी आवाज ना मुझे आ रही है और मुझे लगा आपको म्यूट भी किया हुआ है, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अगर मेरी आवाज आपको आ रही है तो समझिए चिल्लाते रहिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। तो सच्चर कमेटी ने जो कहा था हम वो कर रहे हैं। सच्चर कमेटी ने कहा था कि उसमें महिलाएं होनी चाहिए, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए है, उसमें पश्माना मुस्लिमों का होना चाहिए है, उसमें आगा खानियों का होना चाहिए, उसमें है, वही सब हमने करके दिया। और मैं तो मानता हूं कि इसमें किसी को भी इतना नाराज होने की आवश्यकता है नहीं। जहां तक बात तमाम इस तरह के इश्यूज की है, उसको देखकर एक चीज बहुत क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट इसकी सारी लीगैलिटीज चेक करेगा, हर चीज को लेकर आगे जाएगा। हाँ, आपको अगर अपने कोई इश्यूज है, अपनी कोई दिक्कतें हैं, वहां पर लगता है कि आपको दिक्कत हो सकती है, तो उसको लेकर कोर्ट में जाना चाहिए। ठीक है, ये हो क्या रहा है सैयद जवाद और धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, कि आप लोगों के पास खुद ही पॉइंट नहीं है, इसीलिए बेवजह उकसाना, भड़काना, रीमा साहिबा और इस पहले के जवाब इस तरह से सबको अलग ट्रैक पर लेकर जाना, मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है। देश अगर कोई कानून बना रहा है, राष्ट्रपति ने उसको मंजूरी दे दी है, तो देश को उस कानून के खिलाफ भड़काना, ये उस सियासत का हिस्सा है जो शायद हमने देखी थी ना एक समय पहले। अब अगर पूरे देश को आज फिर से शाहीन बागी बनाना है, तो उसके लिए जिम्मेवार अब कौन होगा और फिर उसके लिए दंड क्या मिलेगा वो भी पता ही होगा। सैयद जवाद को मेरे ख्याल से बताने की जरूरत मणिपुर वालों को ये तो बहुत पता ही होगा कि देश के कानून के खिलाफ बोलने पर क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में हमारे साथ जुड़े। और इसीलिए मुद्दा यही है कि पूरे देश को शाहीन बाग बनाएंगे, लेकिन अब ये देश वो देश नहीं रहा, ये बदला हुआ भारत है। और यहाँ पर जो भी कानून के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा, देश के संविधान के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा, उसके साथ अंजाम भी कुछ और ही होगा। 5 की पंचायत में आज इतना ही। सोमवार को फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।